हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया फ्रॉड्स के बारे में, एरर्स के बारे में। अब कुछ उसके और एग्जांपल्स लेते हैं। मेरा प्रयास है बेटा कि हम इस बातों को इतनी बार कर लें कि ताकि जब हम ऑडिट को मेन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करें तो किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। रही बात बेटा याद करने की चिंता मत कीजिए। आप बस इसे मल्टीपल पढ़ते जाइए। कीवर्ड्स यदि आपने वीडियो को बहुत कंस्ट्रक्टिवली सुना है तो मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आपको सारे कीवर्ड्स याद हो जाएंगे ऑलमोस्ट। और जब आपको सारे कीवर्ड्स याद हो जाएंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं ऑडिट। हमें स्टार्ट करना है एनालिसिस ऑफ एरर्स। ध्यान से देखिएगा बेटा, एनालिसिस ऑफ एरर्स में क्या लिखा गया है। एरर का कई तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक एरर ऑफ कमीशन, ओमिशन, प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। तीन टाइप की या चार टाइप की मेन एरर है। एरर ऑफ कमीशन, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड रॉन्गली और इनकरेक्टली इन द बुक्स। गलत तरीके से, गलती से या इनकरेक्ट तरीके से आपने उसकी एंट्री की है तो एरर ऑफ कमीशन कहलाएगा। ओमिशन, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड आइदर होलली और पार्टली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। से छूट गया, नॉट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड, नहीं भाई साहब, अ ट्रांजैक्शन इज ओमिशन। दिमाग में जोड़ दीजिए, ओमिट हो गई, छूट गई। A transaction is not recorded either wholly or partly in the books of accounts, तो उसे हम बोलते हैं error of omission। कोई ट्रांजेक्शन पूरा या उसका एक हिस्सा एंट्री से छूट गया तो ओमिशन है। किसी एंट्री को गलत तरीके से गलत बुक्स में कर दिए तो क्या है, एरर ऑफ कमीशन है। और एरर ऑफ प्रिंसिपल, अ ट्रांजेक्शन इज बेसिकली रिकॉर्डेड इन द बुक्स इन करेक्ट मैनर। इनकरेक्ट मैनर मतलब कि हमने उसके मैनर को, प्रिंसिपल को ध्यान में नहीं दिया कि क्या होना चाहिए था, बट हमने एंट्री कर दी। तो इनकरेक्ट तरीके से यदि कोई एंट्री है तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स है। हमने प्रिंसिपल्स का ध्यान नहीं दिया, बेसिकली जैसा रिकॉर्ड होना चाहिए था वैसा ना करके हमने इनकरेक्ट तरीके से कर दिया, तो क्या है, प्रिंसिपल की एरर है। और कंपनसेटिंग एरर क्या है बेटा, ये अपने आप में ना एक चमत्कार है, एक अजूबा है। एक गलती ने दूसरी गलती के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया, दैट इज नोन एज कंपनसेटिंग एरर। एरर तो हुई बट एक एरर से जितना डेबिट होना था उतना ही एक दूसरी एरर से उतना ही क्रेडिट भी हो गया। तो भाई साहब ट्रायल बैलेंस आपका मिल जाएगा। और इसे ढूंढना थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट में आता है। टाइप्स, कमीशन की एरर में टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। पोस्टिंग एरर्स, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइन। पोस्टिंग करते हैं आपको पता है ना, आप सबसे पहले क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री कहां करते हैं, जनरल्स में करते हैं। जनरल्स के बाद क्या करते हैं, उसको लेजर में जाके पोस्ट करते हैं। यदि कोई बच्चा याद करे अकाउंट्स की बेसिक क्लास, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब होता है तो प्राइमरी बुक में आप उसकी क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री के बाद उसको क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक मतलब लेजर बुक, या उसे बोलते हैं लेजर बुक्स बोलते हैं, उसमें जाके उसकी क्या करते हैं आप, पोस्टिंग। पोस्टिंग के समय एरर हो गई। कमीशन किस समय हुई, गलती किस समय हुई, पोस्टिंग किस समय हुई। पोस्टिंग के समय किस टाइप की गलती हुई बेटा, पोस्टिंग के समय गलती इस टाइप की हुई, या तो गलत खाते में चला गया, या गलत अमाउंट ले ली, या गलत साइड पोस्टिंग कर दी, तो भी तो क्या हो गया भाई साहब, एरर ऑफ कमीशन है। कास्टिंग एरर बेटा, कभी कभी क्यों हर महीने या हर ईयर एंड में हम क्या करते हैं, खातों की टोटल लगाते हैं, डेबिट क्रेडिट की टोटल लगा के डिफरेंस निकालते हैं, उसको बैलेंस बोलते हैं। कई बार हमारी टोटलिंग में एरर हो जाती है। टोटलिंग में एरर हो गई तो गलत बैलेंस आएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी एरर है, एरर ऑफ कमीशन। कैरी फॉरवर्ड में एरर, कैरी फॉरवर्ड एरर क्या है, कैरी फॉरवर्ड आर रॉन्ग अमाउंट रॉन्ग साइड। आपको पता है डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड की टोटल कम है, तो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन, यदि लेजर को याद करें, और फिर उसको टोटल लगाने के बाद डेबिट साइड में लेके आते हैं टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ऐसे ही कुछ करते हैं। कई बार यहां पर भी एक मिस्टेक हो जाती है कि हमने वहां पे गलत लिख दिया, ऊपर में टोटल लगाने से पहले या टोटल लगाने के बाद उसको गलत साइड में ले आए, तो ये भी एक एरर है। तो ये एरर क्या कहलाएगी बेटा, ओमिशन की एरर। ओमिशन की एरर, थोड़ा सा सराउंडिंग साउंड्स कुछ आ सकती है मे बी, बट ठीक है, आपको समझ में आएगा पूरा। डुप्लीकेशन एरर्स, recording the same transaction twice in the books of original entry and also posting into the ledger। मैंने रामलाल से 100 रुपए की एंट्री की, रिसीव की, वो एंट्री गलती से मेरे यहाँ 2 बार हो गई। जब 2 बार हो गई तो 2 बार उसकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, 2 बार पोस्टिंग होगी, तो भैया वो भी क्या है, एरर ऑफ कमीशन।
एंट्री की एरर को बोलते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन। जो मैं समझ पाया हूं, जो मैं आपको एक क्रक्स बोलूं, एंट्री करते वक्त कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे हम क्या नाम बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। एंट्री छूट जाए तो हम उसे क्या नाम देते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। आइए अब एरर ऑफ ओमिशन को पढ़ते हैं अच्छे से। निश्चित रहिए बेटा, एक चीज समझ में आएगी और ये कहीं ना कहीं आपके अकाउंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऑडिट सारे सब्जेक्ट्स का जो भी आपने पढ़ रखा है अकाउंट्स में वगैरह वगैरह में, उन सब का कंपाइलेशन है कि भाई अकाउंटेंट और ऑडिटर की भूमिका को थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए। कंसेप्ट तो आप समझ ही लेंगे। ऑडिटर और अकाउंटेंट की भूमिका, अकाउंटेंट वो व्यक्ति होता है जिसकी जवाबदारी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर तरीके से बनाना, ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे सके। ये अकाउंटेंट होता है। अकाउंटेंट एक प्रकार से क्या है बेटा, किस लायबिलिटी के साथ काम करता है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसका ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज हो जाए, ये और उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही इफेक्ट आ जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे। ये कौन बोलता है? अकाउंटेंट्स का धर्म है। अब ऑडिटर का क्या धर्म है? ऑडिटर किस परिप्रेक्ष्य में काम करता है? ऑडिटर एक अकाउंटेंट के द्वारा बनाए हुए अकाउंट्स की या मैनेजमेंट के द्वारा बनाए हुए अकाउंट्स की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है और देखता है क्या ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। यदि ये अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे पा रहे हैं तो इट्स ओके, नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनकी कमियों को ढूंढते हैं और उसके हिसाब से आप अपनी ओपिनियन रिपोर्ट देते हैं, दैट इज ऑडिट। दोनों ही केस में गलतियों के रीजन मुख्यतः कॉमन होते हैं। भाई जो एक अकाउंटेंट की गलती है उस गलती को आपको ढूंढना है, तो आपको पहले अकाउंटेंट क्या क्या गलती कर सकता है ये जानना जरूरी है ना भाई। इसलिए तो मैंने बोला ना ऑडिट मोर और लेस अकाउंट से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण अंतर है। अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्री को सही करने की है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंट्री को सही तरीके से चेक करने की है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। जब हम अकाउंटेंट का कोट पहन के जाते हैं, हम अकाउंटेंट का ड्रेसअप पहन के जाते हैं, तो हम वहां पे एंट्री करते हैं, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट की एंट्री करके वहां पे काम कंप्लीट करके आ जाते हैं। हाँ सर आपका काम कंप्लीट हुआ, ठीक है। जब हम ऑर्डर के रूप में जाते हैं तो हम एंट्री नहीं करते भाई साहब। हम एंट्री करने नहीं आए, हम तो चेक करने आए। ये ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, ये ले आओ, बैंक स्टेटमेंट ले आओ, अपना परचेज रजिस्टर ले आओ, अपना परचेज इनवॉइस का एक लिस्ट बना के रखा है जो आपने, वो ले आओ, गेट पास ले आओ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हम मंगा लिया, आप उससे एक एक चीज को टिक कर करके देखते हैं। अच्छा ये एंट्री, हाँ ठीक है, ये एंट्री हो रखी है, यस इट्स ओके, ये एंट्री हाँ हो। अरे ये एंट्री आपकी छूट गई है, ये देखो आपकी डे बुक में ये एंट्री लिखी हुई थी, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं हुई है, आप इसका जवाब दीजिए। तो बेटा ये गलतियों को हम जानेंगे तभी तो हम ऑडिट अच्छे से कर पाएंगे। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस सर, अच्छे समझ पा रहे होंगे। हाँ जी, अब बात करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब आपको मैंने कई बार बताया, ओमिट, कोई ट्रांजैक्शन का ओमिट हो जाना, ठीक है। चाहे वो पूरी तरह से ओमिट हो, चाहे वो पार्शियली ओमिट हो। टाइप्स: पार्शियल ओमिशन, वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आइदर डेबिट और क्रेडिट इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। कोई एक एस्पेक्ट जो है ट्रायल बैलेंस से ओमिट हो गया, मतलब उसका इफेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस में दिख जाएगा। Trial balance will not agree, it arises from the posting errors, posting on one side only and omitting the other side। इसमें क्या होता है बेटा, जनरल एंट्री में आपको पता है हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट वाले एस्पेक्ट्स की एंट्री होगी, क्रेडिट वाला एस्पेक्ट्स एंट्री से छूट गया तो क्या कहलाएगा? एरर ऑफ ओमिशन। और इस केस में पता है आपको ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होगा, तो आप इसे थोड़ा ढूंढ सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनाते साथ ही। टोटल ओमिशन या बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आर नॉट इंटर्ड, बी पॉइंट में देख रहे हैं। टोटल ओमिशन, बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट आर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, ट्रायल बैलेंस विल स्टिल एग्री। जब बेटा कोई ट्रांजैक्शन पूरा ही एंट्री से छूट गया तो डेबिट भी छूटा, क्रेडिट भी छूटा, डेबिट क्रेडिट दोनों छूटे, डेबिट और क्रेडिट दोनों छूटे, तो भैया उसकी ट्रायल बैलेंस की जो टोटलिंग है वो टैली हो जाएगी। Trial balance will still agree, it arises from omission either in the books of original entry or in ledger। कई बार हम जनरल्स में कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री छोड़ी गए, छूटी गई, उसकी पोस्टिंग एंट्री छूट गई तो उसकी कोई इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहुंचेगा ही नहीं। या कई बार हम जनरल में तो लिख दिए लेकिन लेजर में दोनों साइड में उसकी पोस्टिंग छोड़ दिए, उस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करना ही छोड़ दिए एक प्रकार से बोलो, तो भी तो भाई साहब क्या होगा, तो भी तो क्या होगा भैया, वो आपकी एरर तो कहलाएगी लेकिन वो टोटल ओमिशन कहलाएगी और उसको ट्रायल बैलेंस से आप ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है।
फिर बात करते हैं बेटा प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसा कि मैंने बताया कि इनकरेक्ट तरीके से एंट्री की, एंट्री तो की, डेबिट भी किया क्रेडिट भी किया, लेकिन तरीका सही नहीं था, इनकरेक्ट था, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन किया। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल भी दो टाइप की चीजें होंगी। इसका एक टाइप है एरर विच डू नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट, और अनदर टाइप है उसका एरर विच अफेक्ट द प्रॉफिट। ऐसी प्रिंसिपल की एरर जो प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकती है उनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, ऐसी प्रिंसिपल की एरर जो प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं कर सकती उसको दूसरी कैटेगरी में बना दिया। दो कैटेगरी आपके सामने। एग्जाम्पल, डायरेक्ट वेजेस पोस्टेड टू ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, रॉन्ग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटी। सिद्धांत में गलती हुई है लेकिन उसका इफेक्ट पीएल पर नहीं पड़ेगा। करंट एसेट्स को फिक्स एसेट्स दिखा दिया, कोई बात नहीं, डेबिट का डेबिट ही हुआ होगा, उसका फर्क आपके प्रॉफिट लॉस पे नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट वेजेस को आपने ट्रेड एक्सपेंस दिखा दिया, उसका भी इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं पड़ेगा, दैट इज नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट लॉस। तो सर कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसका इफेक्ट प्रॉफिट लॉस पे पड़ेगा? ट्रीटिंग रेंट पेड एज अ डेटर इंस्टेड ऑफ एक्सपेंस। हमने किसी व्यक्ति को 2000 रुपए का किराया दिया, हमने जिसे किराया दिया उसको या तो हमने क्रेडिटर दिखा दिया या डेटर दिखा दिया, मतलब उसको हमने एक्सपेंस नहीं दिखाया। रामलाल अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, जबकि एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 2000। बेटा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, यहां पर ध्यान देना मेरी बात को, लेकिन क्या टैली नहीं होगा? टैली क्या नहीं होगा? टैली नहीं होगा आपका ट्रू एंड फेयर व्यू, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अफेक्ट हो जाएगा। आपका 2000 रुपए का रेंट, आपके 2000 रुपए का रेंट जो था वो कहीं ना कहीं इसे अफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि रेंट का खर्चा पीएल में जाना चाहिए था। पीएल में आपने 2000 रुपए नहीं डालकर आपने डेटर के नाम पे 2000 दिखा दिया, तो डेटर के नाम से दिखा दिया तो पीएल आपका 2000 रुपए से खर्चा कम बुक हुआ, कम बुक हुआ तो इससे आपका प्रॉफिट ज्यादा शो हो रहा होगा। When capital expenses, ये कॉमन मिस्टेक है बेटा, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट या आगे वाले क्लासेस में आप इसे देखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमने क्या कर दिया भैया? पीएल में चार्ज कर दिया। जैसे मशीन खरीदी, मशीन को हमने परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो भैया डेबिट क्रेडिट तो सही हुआ, ट्रायल बैलेंस मेरा टैली हो जाएगा, लेकिन भैया मेरा एक एरर रह जाएगी जिसका नाम क्या होगा कि प्रिंसिपल की एरर, जो कि प्रॉफिट को अफेक्ट करेगी। चलिए सर, यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। ये सब बेटा अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है, बड़ा मजेदार मुद्दा है, आराम से सुनते जाइए। क्योंकि आप और हम फर्स्ट टाइम ऑडिट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इन सब बातों को इतना डिटेल में कर रहे हैं। बाकी मैंने बहुत सारे और अदर स्टूडेंट से भी बात की जो वर्चुअल क्लासेस लेते हैं और मतलब अपना ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा बेटा, तो उनका ये कहना था सर कि आपके कंटेंट्स बहुत ज्यादा डिटेल्ड में है, पहली चीज। तो मैंने उससे पूछा कि इसका फायदा है या नुकसान है? बोले सर इसका बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना डिटेल कंटेंट आपके दिमाग में, जितने ज्यादा एग्जाम्पल, जितनी ज्यादा बातें आपके दिमाग में जाएंगी, आपके एग्जाम में विजन उतना अच्छा क्लियर रहेगा, तो आप उनसे कीवर्ड्स को उठा उठाकर लिख पाएंगे। बार बार मेरा फोकस हमेशा कीवर्ड्स पे है, मैं लाइन पैराग्राफ लाइन टू लाइन याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन कीवर्ड्स आपके दिमाग में बैठना जरूरी साहब, बैठना। बाकी तो आप मल्टीपल रीडिंग करेंगे, 5 से 6 बार आपको रीडिंग करना ही करना है, इट्स ओके। 5 से 6 बार आप रीडिंग करेंगे एक एक टॉपिक की, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। दूसरा, कुछ बच्चों के व्यू में ये आ रहा होगा सर कि हो सकता है ये हमारा जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे ऑडिट की बुक से मैच नहीं कर रहा सर, आप क्या करें सर, हम अपने बुक वाला पढ़े, आप वाला पढ़े। बेटा चिंता मत करो, आपके बुक्स के कौन से पन्ने से लिंक है ये मैं आपको बाद में बताते जाऊंगा। कहीं ना कहीं ये वोकेबलरी है, मैंने शुरुआत की सारी चीजें एक साथ रख दी हैं, इसलिए आगे पीछे होगा, स्कैटर्ड होगा, बट है ये सीएमए इंटर से जुड़ी हुई बुक से ही। इट्स ओके, मोर और लेस आपके बुक्स का सारा करिकुलम, आपका बेसिक टॉपिक खत्म हो रहा है यहाँ से। चलिए, कंपनसेटिंग एरर मैंने बताया, एक एरर ऐसी होती है जो कि दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती है। इट मे और मे नॉट अफेक्ट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को अफेक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। बोथ ओरिजिनल एंड कंपनसेटिंग एरर अराइज इन द रेवेन्यू अकाउंट, प्रॉफिट विल नॉट बी अफेक्टेड। डेबिट भी पीएल गलती से हुआ, क्रेडिट भी पीएल गलती से हुआ, पीएल डेबिट, पीएल क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट खत्म, खत्म बेटे खत्म, पीएल डेबिट क्रेडिट खत्म, खत्म होते ही आपका पीएल अफेक्ट नहीं होगा। But if one arise in the revenue account and another arise in the assets or liability account, मतलब एक गलती डेबिट की पीएल में हो गई और उसको कंपनसेट करने वाली एरर
की क्रेडिट हुई, लेकिन वो क्रेडिट लायबिलिटी की हुई या एसेट्स की हुई है, पीएल की नहीं हुई है। मतलब एक तरफ एक एंट्री ने पीएल को अफेक्ट कर दिया, दूसरी गलती ने आपकी एसेट लायबिलिटी को अफेक्ट कर दिया, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट तो जरूर कर देंगे ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त सिर्फ ये कंपनसेट कर पाएंगे भाई साहब, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त सिर्फ ये कंपनसेट कर पाएंगे। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ये दोनों एक दूसरे को कंपनसेट तो कर देंगे, लेकिन आपका प्रॉफिट माइट बी अफेक्टेड, आपका प्रॉफिट फिर भी अफेक्टेड रह सकता है। क्यों रह सकता है? कि वह डेबिट क्रेडिट की टोटल बस टैली होती है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में टोटल बस टैली होती है, ये ध्यान से सुनना। जबकि 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 प्रॉफिट एंड लॉस इफेक्ट आपका रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि आपने कोई ऐसी एरर की थी, इस एरर का इफेक्ट पीएल में चला गया, और दूसरी एरर जो की आपने उसका इफेक्ट एसेट लायबिलिटी में चला गया, जिससे आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, लेकिन पीएल माइट बी अफेक्टेड। इट्स ओके। चलिए सर, यहां तक की बात समझे। ट्रायल बैलेंस विल एग्री बट प्रॉफिट विल बी इनकरेक्टली स्टेटेड, इट अराइज इन द वेरियस वे, मोस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंटली इन द कास्ट ऑफ द एक्सपेंस अकाउंट मे बी 96,000 लोअर एंड द कॉस्ट ऑफ एसेट्स अकाउंट 96,000 हायर। एक खर्चे की टोटलिंग 96,000 से कम हो गई है, और एक एसेट्स की टोटलिंग 96,000 से ज्यादा हो। दोनों डेबिट नेचर का है, एक तरफ आपका डेबिट 96 से कम हुआ, एक तरफ आपका डेबिट 96,000 से बढ़ गया, दोनों का नेट इफेक्ट क्या हुआ? टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में जीरो इफेक्ट, टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में जीरो अफेक्ट। इट्स ओके। तो भैया आपका ट्रायल बैलेंस इसे बता नहीं पाएगा, और ये एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर गई, लेकिन इससे आपका प्रॉफिट, जब आप इस गलती को सुधारेंगे तो आपका प्रॉफिट जरूर सुधरेगा। इट्स ओके। अब बेटा और बात करते हैं इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस। ये सारी बातें मैंने आपके साथ डिटेल में कर ली है, ताकि आपको समझने समझाने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। Effect on trial balance. One-sided error cause difference in the trial balance, but two-sided error will not affect the trial balance. Example: duplication error do not affect the trial balance, but in a posting error or wrong side will affect trial balance. ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसकी बात कर रहा हूँ, पहला कॉलम आपको पता चल जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एरर ऑफ ओमिशन का है। दूसरा कॉलम किसका है? एरर ऑफ ओमिशन का। कंप्लीट ओमिशन विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, बट पार्शियल ओमिशन विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ये भी आपको पता है कि भैया यदि कोई एंट्री कंप्लीटली छूट जाए तो वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर सकती। यदि उसका एक पार्ट की एंट्री हुई और एक पार्ट की एंट्री छूट गई है, पोस्टिंग छूट गई है, तो उसका अफेक्ट आ सकता है। प्रिंसिपल की एरर, दिस एरर विल नेवर बी अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि प्रिंसिपल की एरर हुई है। आपको जिस अकाउंट का नाम लिखा था, आपने उसकी जगह किसी और अकाउंट का नाम लिख दिया, मतलब एंट्री डेबिट क्रेडिट में सही हुई है, बट उसका ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं आएगा। कंपनसेटिंग एरर, दिस एरर विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि भैया एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया। चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। इफेक्ट ऑन प्रॉफिट्स, कमीशन, इफेक्ट्स ऑफ दिस एरर्स ऑन द प्रॉफिट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। आप जनरल वे में इसे ढूंढ नहीं सकते। इफ द एरर्स इन्वॉल्व नॉमिनल अकाउंट, दैट इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स, द प्रॉफिट आर 100% अफेक्टेड। जो एरर हुई है, कमीशन की जो एरर हुई है, यदि वो रेवेन्यू अकाउंट से जुड़ी हुई है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जुड़ी हुई है, तो 100% श्योरिटी है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट होगा एरर ऑफ कमीशन की वजह से। Error of omission, effect of these errors on the profit cannot be generalized. Same बात लिखी गई है। If the errors involve nominal account, that is the income and expenditure accounts, so profit are also affected. दोनों बातें लगभग कॉमन। फिर से error of principal को लेकर, error that involves income and expenditure account, example wrong distinction between the capital and revenue expenditure will affect profit. यदि आपने प्रिंसिपल में जो गलती की है उसमें कोई कैपिटल और रेवेन्यू में गलतियां हुई हैं, तो आपका प्रॉफिट, मतलब आप समझिए जो गलती का इफेक्ट यदि पीएल के किसी भी आइटम में पड़ रहा है, तो आपका प्रॉफिट लॉस जरूर अफेक्ट होगा। इसमें ये साफ समझ सकते हैं बेटा। लिखने का तरीका हर जगह अलग अलग हुआ है। कंपनसेटिंग एरर्स इन्वॉल्व इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल अफेक्ट प्रॉफिट, बट इफ एरर इज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट ओनली, प्रॉफिट में नॉट बी अफेक्टेड। मैंने बोला ना, यदि एक साइड पीएल का पलड़ा आ रहा है तो कहीं ना कहीं पीएल का इफेक्ट सब जगह आएगा, और यदि कहीं भी पीएल का इफेक्ट नहीं आ रहा है तो पीएल आपका अफेक्टेड नहीं होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इनको ढूंढना। डॉन का इंतजार तो 7 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक चीज समझ लेना, इसको ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन हम बोलते हैं कोई चीज नामुमकिन नहीं है बेटा,
थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो वही मैंने बोला कि यदि कोई ऐसी एरर्स है तो उसे ढूंढने के लिए क्या आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आइए करके हम इसे समझते डिडक्शन को लेकर। एरर ऑफ कमीशन विच हैव नॉट बीन डेलिबरेटली कंसीडर्ड, जिसे जानबूझकर छुपाया नहीं गया है, वर्ड मैंने हाईलाइट कर लिया, कैन बी डिडक्टेड थ्रू नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर, उसको आप नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से ढूंढ सकते हैं। एग्जांपल वाउचिंग करके, वाउचिंग का मतलब आप समझते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स को ट्रांजैक्शन से टैली करना, मतलब परचेज बिल से परचेज रजिस्टर को चेक करना इज नोन एज वाउचिंग। इट्स ओके। एनालिटिकल रिव्यू, किसी चीज का एनालिटिकल रिव्यू, रेशियो एनालिसिस करना भी एनालिटिकल रिव्यू का पार्ट होता है कि भैया ये खर्चा इतना परसेंट है तो ये इतना परसेंट क्यों है। लेजर स्क्रूटनी, किसी खाते को खोलकर उसकी स्क्रूटनी करना कि भैया इस खाते में ये ट्रांजैक्शन किस किस चीज के आए हुए, इसके ऊपर एक क्वेश्चनायर रेज करना। पोस्टिंग चेकिंग, किसी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग सही हुई है या नहीं हुई है, इसे चेक करने का काम पोस्टिंग चेकिंग कहलाता है। कास्टिंग चेकिंग, टोटलिंग करके चेक करना। कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस की चेकिंग, मतलब जो आपका क्लोजिंग बैलेंस निकाला गया वो सही निकला या नहीं निकला, इसके लिए टोटलिंग करके बैलेंस निकालकर फिर से चेक करना। ये सब नॉर्मल ऑडिट तरीके जिसके थ्रू आप इन गलतियों को, कमीशन की गलतियों को जल्दी से आप ढूंढ लेंगे यदि वो डेलिबरेटली कंसील ना की जाए। पार्शियल ओमिशन इज नॉट डेलिबरेटली कंसील्ड, कैन बी डिटेक्टेड बाय रेगुलर ऑडिट प्रोसीजर। और पार्शियल ओमिशन बेटा कोई एक जगह से एंट्री छूट गई है, ये कोई आपका यदि डेलिब्रेट कंसीलमेंट नहीं है, इसे जानबूझकर नहीं छुपाया जाए, तो इसे भी ढूंढा जा सकता है किसके थ्रू, सेम तरीका बाय रेगुलर ऑडिट प्रोसीजर जो भी हमने पढ़ा, वाउचिंग, एनालिटिकल रिव्यूज, लेजर स्क्रूटनी, चेकिंग ऑफ पोस्टिंग, कास्टिंग, कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस, ईटीसी। कंप्लीट ओमिशन इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये भी मैं बोल रहा हूँ जिस ट्रांजैक्शन की पूरी एंट्री छूट गई है तो उसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उसके लिए आपको ज्यादा डिटेल में स्क्रूटनी करनी होगी। अब बात कर रहा हूं बेटा किसकी, प्रिंसिपल एरर्स की। प्रिंसिपल एरर्स आर डिटेक्टेड बाय ऑडिट प्रोसीजर लाइक एनालिटिकल रिव्यू, लेजर स्क्रूटनी, एनालिसिस ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, इस टाइप के एरर्स को आप इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकते। क्या क्या लिखा है मैंने इसके लिए, एनालिटिकल रिव्यू कि भाई जनरली आपका सेल का 10% का सैलरी का खर्चा होता था, अचानक से ये 2% क्यों हो गया, इसका मतलब कहीं कोई सैलरी गलत खाते में तो डेबिट नहीं होगी। पिछले साल आपका रेंट का खर्चा 80,000 रुपए था, इस बार सिर्फ 8,000 रुपए का रेंट का खर्चा दिख रहा है, दैट इज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम एनालिसिस कर रहे हैं। कोई लेजर की स्क्रूटनी करके अरे भैया ये तो आपका क्रेडिटर है, इस क्रेडिटर का डेबिट बैलेंस क्यों आ गया है, मतलब किसी डेटर का पैसा आपने क्रेडिटर के खाते में डाल दिया होगा गलती से, या उसकी कोई एंट्री छूट रखी होगी। यही सब चीजों से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल डीपर थिंकिंग की जरूरत पड़ती है। कंपनसेटिंग एरर, हाँ सच एरर जनरली डेलिबरेटली कंसील्ड। जनरली क्या होता है बेटा, कंपनसेटिंग एरर को यदि डेलिबरेटली कंसील किया गया है तो इसे ढूंढना डिफिकल्ट होता है, ठीक है। फिर भी इसे ढूंढने के लिए आप क्या कीजिए, एनालिटिकल रिव्यू, पोस्टिंग चेकिंग, लेजर स्क्रूटनी कैन पार्टली हेल्प, कुछ हद तक हेल्प कर देगा इन एरर्स को ढूंढने के लिए। क्या कीजिए, एनालिटिकल रिव्यू, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, खर्चे का रेशियो देख लीजिए, रेशियो एनालिसिस, पोस्टिंग की चेकिंग, एक लेजर को खोल के देख लीजिए भाई, एक लेजर को खोल के देख लीजिए कि इसमें कोई एबनॉर्मल ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई, दैट इज नोन एज लेजर स्क्रूटनी। हाँ जी बेटा, यहां तक की बात समझ में आ गई सर, एकदम ओके है। फॉर्म्स ऑफ द फ्रॉड, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 240, फ्रॉड को 420 ही बोलते थे आप, यस सर 420 बोलते थे, तो उसी का अरेंजमेंट चेंज किया गया इसके मुद्दे के ऊपर स्टैंडर्ड बनाने के लिए। हमने बोला 420 डायरेक्ट लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, हमने बोला 4 को 2 की जगह, 2 की जगह 4, 420 को 240 कर दिया। मतलब कहीं भी आपको यदि फ्रॉड मिलता है तो उसके संबंध में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग 240, यदि आप उसका रेफरेंस लिखे तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी बहुत ज्यादा सीएमए एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि सीए का एग्जाम होता है तो मैं जरूर बोलता है कि इसे रट के जाना ही पड़ेगा कि ऐसे 240 के अंदर
फ्रॉड रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। फ्रॉड के फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, थोड़ा सुनना बेटा, आपका विजन बढ़ेगा। बच्चा बोला सर इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम फ्रॉड कैसे कैसे कर सकते हैं। नहीं बेटा, इसको पढ़ने के बाद ऐसा सोचो कि हम फ्रॉड को कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं, लोग कैसे कैसे फ्रॉड करते हैं। कभी भी किसी चीज का एग्जामिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट है। एग्जामिनेशन करने से पहले हमें यह सोचना होगा कि वो व्यक्ति ने क्या क्या तरीके से फ्रॉड किया होगा, तभी तो आप उसके एंगल को समझ पाएंगे। मैनिपुलेशन, फाल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स। मैनिपुलेशन, फाल्सिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, ये एक पहला मुद्दा है फ्रॉड का। बेटा जब इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस सेल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में बी एंटीडेटेड टू रिकॉर्ड द सेल एट प्राइस लोअर देन द एक्चुअल सेल प्राइस। मैं इसका एग्जांपल देता हूं तेल की मंडी का। आपको पता है तेल की मंडी में सरसों तेल या रिफाइंड तेल या कोई भी आपका ऑयल की बात करें, वहां पे तेजी मध्य फ्लक्चुएशन आते रहते हैं। कभी 70 रुपए का भाव रहता है, तुरंत भाव 78 रुपए हो जाता है सुबह से शाम तक के बीच में। अब एक्चुअल में सेल 78 के भाव में हुई, लेकिन जो सेल्समैन है उसने क्या कर दी, इस सेल की एंट्री 70 रुपए के भाव में कर दी। सवेरे के समय बैक डेट में या 2 दिन पहले 68 रुपए का भाव चल रहा था, उस दिन बिल फाड़ दिया। अब बताइए ये क्या है, फ्रॉड हुआ। कहीं ना कहीं आपने फाल्सिफिकेशन किया है, अल्टरेशन किया है ट्रांजेक्शन का। यस सर किया है। देखिए क्या लिखा है, इन अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस, जहां तेजी का भाव चल रहा है, सेल कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में बी बैकडेटेड टू रिकॉर्ड सेल एट लोअर देन द एक्चुअल सेल प्राइस। 78 के भाव में बेचा लेकिन बिल फाड़ दिया 68 के भाव की तारीख का। तो ये भी एक प्रकार से 10 रुपए पर लीटर का आपने फ्रॉड कर लिया। यहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द एसेट्स और गुड्स, कैश सेल में नॉट बी फुल्ली अकाउंटेड फॉर। यदि आपके अकाउंटेंट ने कैश सेल की एंट्री ही नहीं की तो ये क्या कहलाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन। द ओमिटेड कैश में बी मिस एप्रोप्रिएटेड, जो एंट्री नहीं हुई उस कैश को उठाकर लेकर चला गया। और स्टॉक रिकॉर्ड में भी डेलिबरेटली टेम्पर्ड, और उसने उतने स्टॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया, माइनस दिखा दिया, कुछ भी करके उसने टेम्पर कर दिया ताकि वो मिस एप्रोप्रिएशन को कवर कर जाए, पता ना चल पाए। तो वो फ्रॉड क्या कहलाएगा, मिस एप्रोप्रिएशन का फ्रॉड कहलाएगा, जहां पर कोई किसी चीज को उठाकर ले जाए। सप्रेशन और ओमिशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड में नॉट बी रिकॉर्डेड एज सेल बट इंक्लूडेड इन द इन्वेंटरीज। आप छुपा रहे हैं ट्रांजेक्शन को, ट्रांजेक्शन हो गया लेकिन ट्रांजेक्शन को अभी तक आप छुपा के रख रहे हैं। सप्रेशन ऑफ ओमिशन, या तो आप उसको सप्रेस कर रहे हैं या उस ट्रांजेक्शन को आप ओमिट कर दे रहे हैं, डिलीट कर दे रहे हैं, रख ही नहीं रहे। सेल हुई, सेल का पैसा भी आया लेकिन सेल की एंट्री ही नहीं, लोग पैसे लेके भाग जाओ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ये है फ्रॉड। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट सब्सटेंस, ये बेटा विंडो ड्रेसिंग का भी एक पार्ट है। ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। गुड्स डिलीवर्ड ऑन द कंसाइनमेंट बेसिस, मैंने माल कंसाइनमेंट के लिए भेजा है, बिका नहीं अभी, भेजा है। कंसाइनमेंट सेल के बारे में आपको जानकारी होगी, जब तक माल बिक ना जाए जब तक आप सेल्स बुक नहीं कर सकते। जैसे आपने माल भेजा तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एक अकाउंट खोल के उसमें भेजा जाता है। और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, और सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में बी रिकॉर्डेड एज सेल्स। जैसे हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक सेल मानेंगे, इट्स ओके। तो हम गलती कर रहे हैं ना भैया, हमने अप्रूवल के आधार पर सेल भेजी है, माल भेजा है, उसको पसंद आएगा तो रखेगा, नहीं तो नहीं रखेगा। लेकिन हमने उसको विंडो ड्रेसिंग के लिए क्या कर दिया, सेल दिखा दी। तो भैया ये भी क्या है, फ्रॉड है। डेलिब्रेट मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डेलिब्रेट मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखिएगा ध्यान से बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस जगह पर, where a contracting firm follows the complete contract method of accounting but does not provide for the known loss of incomplete contract। हमने अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ कर दी। AS 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, वो ये बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के मेथड की अकाउंटिंग के लिए आप कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करते हैं, कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा तब आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे। लेकिन साथ में वो AS ये भी बोलता है कि भैया आप उसके जो भी अनकंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है उनके लॉस का प्रोविजन बनाकर रखें यदि वो लॉस एक्सपेक्टेड है। हमने बोला हम एक बात मानेंगे एक बात नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया बेटा, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया। हालांकि AS 7 साफ साफ बोलता है कि भैया प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड लगना चाहिए, लेकिन आपने उसकी भी धज्जियां उड़ा दी और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यदि कोई लॉस है तो उसका भी प्रोविजन नहीं बनाया। तो कुल मिलाकर आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज का मिस एप्लीकेशन किया।
इस तरीके से इस्तेमाल किया जिससे कि आपको फायदा ज्यादा हो, आप मैनिपुलेट कर सके, तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, डेलिब्रेट मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी वाला फ्रॉड। ठीक है, यहां तक की बात भी आपको होप सो समझ में आ रही है। रीजंस और सर्कमस्टांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड। इन राइटर भाई साहब ने, जिनकी बुक्स बनी थी एक समय पे फ्रॉड एंड एरर को लेकर, उन्होंने फ्रॉड और एरर के रीजंस लिखे। इग्नोरेंस ऑफ एम्प्लॉइज अबाउट द अकाउंटिंग डेवलपमेंट्स, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड गुड्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। यदि आपके एम्प्लॉय को इन बातों की जानकारी नहीं है तो आपके यहाँ एरर होने की चांसेस ज्यादा है। और अ डिजायर टू कंसील द इफेक्ट ऑफ डिफाल्केशन और शॉर्टेज ऑफ वन काइंड ऑफ अनदर, एक या किसी और प्रकार की डिफाल्केशन और शॉर्टेज को छुपाने के लिए जो एक्टिविटी होगी वो फ्रॉड का कारण बनेगी। कुछ कमी हुई है तो उसको छुपाने के लिए कुछ काम किया जाएगा तो फ्रॉड है। यदि आपकी अकाउंटिंग टीम को आपके एम्प्लॉयज को जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पॉलिसीज, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की जानकारी नहीं है तो उनसे गलतियां हो सकती है, वो एरर कहलाएंगे। रीजन हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं रीजन और सर्कमस्टांसेस ऑफ एरर एंड फ्रॉड। Inappropriate account classification by the employees during the reconciliation of subsidiary ledger with the controlling ledger। कई बार हमारे यहाँ एक कंट्रोलिंग लेजर बना रहता है जिसके थ्रू हमने, जैसे कॉस्ट सेंटर का यदि आपने कंसेप्ट पढ़ा हो तो वहां पे आप सब्सिडरी लेजर बनाते हैं, उसका एक कंट्रोलिंग लेजर बनाते हैं, उसका जो भी डिफरेंस आता है, जो भी वेरिएशन आता है तो आप कंट्रोलिंग लेजर के थ्रू सब्सिडरी लेजर में ट्रीट करते हैं। तो उसका आपने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया आपके एम्प्लॉय ने, तो वहां पर भी एरर होने की संभावना है। frauds and ever present desire to hold tax on the income to minimum। जब आप हमेशा ये चाहते हैं कि आपकी टैक्स आपकी इनकम पर कम से कम आए और इनकम आपकी ज्यादा है, तो उसके लिए आप जो कुछ भी प्रयोजन बना रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, फ्रॉड करना। केयरलेसनेस ऑन द पार्ट ऑफ दोस्त इन्वॉल्व इन द अकाउंटिंग वर्क। एरर होने की संभावना भी है कि जो अकाउंटेंट है वो आपका केयरलेस है, सिंपल लाइन। और जबकि फ्रॉड होने की संभावना कब बनती है, इंटेंशनल एफर्ट्स कमिटेड बाय द पर्सन in the position of the authority to show up, depress the picture depicted by the financial statement or convert the error to personal benefit। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फ्रॉड का मुख्य रीजन क्या हो सकता है कि शो अप और डिप्रेस द पिक्चर, शो अप और डिप्रेस द पिक्चर, शो अप और डिप्रेस द पिक्चर। ध्यान सुना, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा जो प्रेजेंटेशन आ रही है उसको ऊपर से दिखाना, ज्यादा दिखाना, या उसको डिप्रेस करना, कम दिखाना, मतलब उसकी फिगर्स का छेड़छाड़ करने के इंटेंशन के साथ काम किया जाता है तो वो फ्रॉड है। या कन्वर्ट द एरर टू एन पर्सनल बेनिफिट। देखिए एरर तो किया आपने या हुई होगी, लेकिन उसको जो आप अपनी पर्सनल बेनिफिट में कन्वर्ट करने के इंटेंशन से करें तो वो फ्रॉड है। इट्स ओके। फोर्थ नंबर पॉइंट, tendency of the management to permit the prejudice or bias to influence the interpretation of transaction or events of their presentation in the financial statement। ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लागू हो रहा है, एरर के लिए। और टेंडेंसी ऑफ द मैनेजमेंट की जो टेंडेंसी चली आ रही है, जो रेखाएं चली आ रही है, जो ट्रेडिशन चला आ रहा है, टू परमिट द प्रिजुडाइज और बायस, कुछ चीजों पर बायस टू इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन और इवेंट्स और देयर प्रेजेंटेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई बार मैनेजमेंट भी आपको सपोर्ट कर देता है कि ठीक है इस ट्रांजैक्शन को ऐसा नहीं ऐसा दिखा दो, इस ट्रांजैक्शन का इंटरप्रिटेशन ये मत करो, ये कर लो। कई बार एक ही ट्रांजैक्शन की कई सारी इंटरप्रिटेशन मैनेजमेंट ने फॉलो कर रखी है तो भी एरर होने की संभावनाएं हैं। चलिए यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई। अब बेटा मैनेजमेंट फ्रॉड वर्सेस एम्प्लॉय फ्रॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट फ्रॉड्स और एम्प्लॉय का फ्रॉड। फ्रॉड इन्वॉल्व्स वन और मोर मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट का आदमी इन्वॉल्व है।
किसका इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे? मैनेजमेंट के एक पर्सन का, या TCWG जिसके बारे में मैंने एक दिन आपके साथ बात की थी कि जो गवर्नेंस को लेकर बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, इज रिफर टू अ मैनेजमेंट फ्रॉड। एम्प्लॉय फ्रॉड ठीक है बेटा, ये हो गया आपका मैनेजमेंट फ्रॉड। एग्जांपल, इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, विंडो ड्रेसिंग, ये सब मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है। एम्प्लॉय फ्रॉड इन्वॉल्विंग ओनली एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी इज रिफर्ड टू एज अ एम्प्लॉय फ्रॉड। जहां पे सिर्फ एम्प्लॉय ने ही कोई गड़बड़ की है तो एम्प्लॉय फ्रॉड है, जहां मैनेजमेंट के लोग इन्वॉल्व है वो मैनेजमेंट फ्रॉड है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स, डिफाल्केशन ऑफ कैश, थेफ्ट ऑफ द स्टॉक, ये सब क्या होता है बेटा? मोस्टली एम्प्लॉय का फ्रॉड होता है। कभी मालिक वहां से स्टॉक नहीं चुराएगा, कैश नहीं चुराएगा, मालिक का तो खुद का कैश है ना यार। वहां पे चोरी यदि हो रही तो एम्प्लॉय फ्रॉड है, यूजुअली ऐसा देखा जाता है। इन आइदर केसेस देयर मे बी कॉल्यूशन विद थर्ड पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी, इन सभी केसेस में हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ मिली भगत हो, कॉल्यूशन हो। और कॉल्यूशन यदि है तो कहीं ना कहीं इस कॉल्यूशन की वजह से थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, तभी फ्रॉड करना आसान रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड इन अकाउंट्स। अब हम कंप्लीट करते हैं एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉड इन अकाउंट्स। Fraud range from the efforts to conceal one's ignorance or incompetence or petty thefts of cash or merchandise to things such as major defalcation or untruthful financial statement issued to outsiders. Some examples are. फ्रॉड की शुरुआत होती है किसी के इग्नोरेंस और इनकम्पिटेंस को छुपाने से लेकर चोरी तक, कैश की चोरी हो, मर्केंटाइज मतलब सामान की चोरी हो, या मेजर डिफाल्केशन हो, और एट द लास्ट कहां तक वो जाता है फ्रॉड? उसका अनट्रूथफुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने तक, इशू टू द आउटसाइडर्स। फ्रॉड यहां की मतलब शुरुआत होती है कि किसी के एक इग्नोरेंस और इनकम्पिटेंस पे पर्दा डालना। ठीक है, 100 रुपए की 200 रुपए की भूल हुई, उसको छुपाकर हम ना दिखाएं, से स्टार्ट होता है। वहां से छोटी चोरी कैश की हो चाहे सामान की हो, उसे लेकर बड़ी चोरी, बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट के गलत प्रेजेंटेशन जो आउटसाइडर्स को जा सकता है, ये सारी चीजें फ्रॉड है। सब एग्जांपल आर फोर्सफुल टेलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस बाय लेजर कीपर। मैनेजमेंट बोला नहीं हम कुछ नहीं जानते, ये 2 लाख रुपए का जो फर्क आया तुम कोई भी एंट्री साम दंड भेद लगा दो और उसको मैच कर दो। तो क्या बेटा? फोर्सफुल टेलिंग द ट्रायल बैलेंस बाय लेजर कीपर। इंक्लूजन ऑफ फोर्स्ड वाउचर बाय पेटी कैशियर टू कवर देयर थेफ्ट्स। कैशियर ने घरेलू खर्च के लिए 1.5 लाख रुपए कंपनी से स्टॉप कर दिए और उसके लिए उसने फोर्स्ड वाउचर लाके लगा दिया कि भैया ये लो, ये खर्चे थे 1.5 लाख रुपए, लेकिन वास्तव में वो खर्चे हुए थे सब फर्जी बिल थे। पुटिंग रॉन्ग टोटल्स इन द वेरियस कॉलम टू टेली द क्रॉस टोटलिंग। अब और कुछ ना समझ में आए तो आप गलत टोटलिंग कर दो, किसको पता चलना? एक ट्रांजेक्शन की टोटलिंग कहां तक चेक करते रहोगे? तो लोग इस तरीके से भी फ्रॉड करते हैं अकाउंट्स में। ओवर स्टेटिंग गुड्स इशू टू द कवर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स। जितनी गुड्स इशू हुई है उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो बिल में। रामलाल को आपने 1 लाख रुपए का माल बेचा था, 1 लाख रुपए का बिल बना था। श्यामलाल को 50,000 का माल बेचा था, 50,000 का बिल बनाया था, कैश में पैसा आया, उस बिल को फाड़ दिया, डिलीट कर दिया। 50,000 का माल आपके पास पड़ा रह जाएगा बुक्स में। तो एक काम करो ना, जो 1 लाख का बिल था उसमें क्वांटिटी बढ़ा दो। ओवर स्टेटिंग गुड्स इशू टू कवर द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। मतलब रामलाल को जो 1 लाख रुपए में 1000 पीस बेचे थे उसकी जगह उसको 1500 पीस 1 लाख में बेच दिए, ये दिखा दो, तो अपने आप आपका स्टॉक में भी मैनेज हो जाएगा। ये सब देखिए लोगों के तरीके होते हैं। सप्रेशन ऑफ रिसिप्ट थ्रू टीमिंग एंड लीडिंग, इसके बारे में मैंने आपके साथ बात की थी। टीमिंग एंड लीडिंग, एक ट्रांजेक्शन को फॉर्ज करने के बाद दूसरे ट्रांजेक्शन को उसको ओवरलैप करवा देना, दैट इज नोन एज टीमिंग एंड लीडिंग। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं इसके लिए। विंडो ड्रेसिंग एग्जांपल, इम्प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी आइटम्स टू इंप्रूव द करेंट पोजीशन इन द बैलेंस शीट इशूड फॉर द लोन पर्पस। कोई आइटम आपका खर्चा है लेकिन उसको खर्चा ना दिखाकर उसको आपने एसेट्स दिखा दिया। एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट, 1 लाख का एडवर्टाइजमेंट किया था, नहीं उसको एसेट्स दिखा दो ताकि बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़ जाएंगे। दिमाग देखो भाई साहब, आपका दिमाग देखो। इनमें से आप में से ही कोई, मतलब अकाउंटेंट में ही लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा दिमाग देते हैं विंडो ड्रेसिंग की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोन लेने के लायक बनाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए आप उसमें कुछ नया प्रेजेंटेशन दे दीजिए, तो क्या कहलाती है बेटा? विंडो ड्रेसिंग। है नहीं वो ट्रांजेक्शन वैसा, लेकिन आपने वैसा दिखा दिया है।
इस दीवार पर विंडो नहीं लगी है, लेकिन आपने विंडो का चित्र लगा दिया है, ड्रेस कर दिया है, विंडो ड्रेसिंग। ओके, यहां तक समझ में आ गया कि अकाउंट्स में क्या क्या फ्रॉड होते हैं। इसी तरीके से बेटा कुछ और फ्रॉड को लेकर हम बात करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ रही है। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द थोड़ी देर में मिलेगा, इसे आप फटाफट देखिए बेटा। और कोई भी प्रकार की दिक्कत हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। हम ऑडिट के बेसिक कंसेप्ट से आप ऊपर उठ चुके हैं, सिर्फ फ्रॉड एरर के कुछ एग्जांपल्स और एक लेक्चर में हो जाए तो उसके बाद हम मेन ऑडिट जो है, बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट वगैरह वगैरह ये सब हम स्टार्ट करेंगे। ये सब एक अलग ही विजन होगा। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना बेटा, क्वाइट बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि किसी चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच।